हाँ बच्चों, ये आज फ्लूइड प्रेशर का दूसरा दिन है और इसमें तरल दाब ये टॉपिक है। पास्कल लॉ तक हम पढ़ा चुके थे, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। आप पास्कल लॉ का एप्लीकेशन ये है, एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मतलब कहीं पे कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा भारी बोझ उठा सकते हैं। ये द्रव चालित लिफ्ट में होता है। देखिए, इसमें कम दाब लगाकर भारी बोझ को ऊपर उठाया जा सकता है। इसमें देखिए, एक पिस्टन A1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। एक छोटा पिस्टन जल पर अभिलंबवत बल F1 आरोपित करता है। ये जो छोटा वाला पिस्टन है, और इसके द्वारा जल पर दाब क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो F1 अपान A1 हो गया। अब जब इसको कंप्रेस करेंगे तो पास्कल के नियम के अनुसार क्या होगा? जल इतना ही दाब सब दिशाओं में संचरित करेगा। ये पास्कल लॉ है। तो द्रव हाउस के ऊपर दूसरे भाग में जो क्षेत्रफल A2 है, क्षेत्रफल पिस्टन का क्षेत्रफल है, उसके ऊपर भारी बोझ रखा हुआ है और ये इतना ऊपर की ओर बल लगाएगा इस दाब के कारण। तो इस पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 है। तो पास्कल के नियम से क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा F2 अपान A2। अब चूंकि दाब सब जगह बराबर हो जाता है, एक जगह जो अप्लाई करेंगे सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसी को पास्कल लॉ कहते हैं। तो P = F2 A2। तो हम कह सकते हैं कि F2 A2 बराबर F1 A1। तो F2 बराबर क्या होगा? A2/A1 और F1 हो जाएगा। इसके मतलब यहां देखिए, A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड पिस्टन, इट इज ग्रेटर देन A1। इसके मतलब अब दाब सब जगह बराबर है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। यानी जो आपको बल प्राप्त होगा ये आरोपित बल से ज्यादा होगा, यानी ज्यादा कार्य आप ज्यादा बोझ उठा सकते हैं। कम बल लगाया और उसमें हमको ज्यादा ये फोर्स इसके द्वारा मिल गया। तो इस छोटे पिस्टन में कम बल लगाकर बड़े पिस्टन पर अधिक बल या बोझ संतुलित किया जा सकता है। ये होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा है द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक में क्या होता है? इसमें देखिए, ये भी पास्कल के सिद्धांत पर निर्भर करता है और इसमें द्वारा जो निकाय द्वारा कोई गाड़ी है, ट्रक है, इसमें सब में हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं और ये सभी पहियों पर एक समान मंदन कार्य करता है, जिससे वो मतलब रुक जाती है ब्रेक में। इसमें देखो, इसके फिगर में एक तो इसमें एक मास्टर बेलन होता है, M होता है, और जिसमें क्या होता है? ब्रेक ऑयल भरा होता है तथा वायुरोधी पिस्टन लगा हुआ है। देखिए, P लगा हुआ है और लीवर निकाय L द्वारा पिस्टन ब्रेक पैडल B से जुड़ा होता है। ब्रेक पैडल दिखाया गया इसमें, ये B से रिप्रेजेंट करता है। और जो बड़ा बेलन होगा जो M1 है, नली T द्वारा पहियों जो मास्टर बेलन होगा M, नली T द्वारा पहिए वाले बेलन C से दिखाया गया है, से संबंधित रहता है। बेलन C में दो पिस्टन है, P1 P2 है, जो क्रमशः ब्रेक शू S1 और S2 से जुड़े होते हैं और गाड़ी के सभी पहिए नली द्वारा एक ही प्रकार से संबंधित रहते हैं। इसमें देखिए, जो कार्यविध वर्किंग क्या है, ये फिगर में देखिए, जब हम पैडल B पर दबाव डाला गया है, ब्रेक पैडल दिखाया गया है, ये मास्टर बेलन है, ये इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है।
और इससे ये देखिए ये जो तरल है ब्रेक तेल ये है, और सभी तरफ देखिए ये अन्य पहियों को जो है ये दिखाया गया है, इधर ये जाता है, तो सभी जगह ये बराबर मंदन उत्पन्न करता है, रिटार्डेशन। और ये आयल जो है किससे संबंधित होता है? ब्रेक शू से। ये पहिए का रिंग है और बीच में देखो ब्रेक शू दिखाया गया है, एक S1 एक S2। तो जब ये इस पे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग फैल जाएगी, और स्प्रिंग फैलेगी तो उससे दबाव पड़ेगा और गाड़ी रुक जाएगी। यहां B पे पहले क्या किया गया? प्रेशर एक्सर्ट किया गया, और जो मास्टर बेलन का पिस्टन P लीवर निकाय द्वारा अंदर की ओर दबाता है, जिसमें क्या होगा? P के निकटवर्ती दर पर दाब लगता है। ये दाब पिस्टन और पिस्टन P2 को समान रूप से संचरित हो जाता है। इससे पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जब एक दूसरे से दूर होंगे, जिससे ब्रेक शू S1 और S2 एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तब पहिए को क्या करेंगे? अंदर से दबाएंगे, जिससे क्या होगा? उसकी गति मंद होती जाएगी। इस प्रकार जो ब्रेक सिस्टम होता है ये कार्य करने लगता है, और जब पैडल हटा लिया गया तो क्या होगा? ब्रेक शू अपनी स्थिति फिर आ जाते हैं, और इस तरह से ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देते। तो ये है इस पे निर्धारित क्वेश्चन। उसके बाद इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फार्मूला देखिए, सारे जो पढ़ाया गया है ये लिख दिया है, सूत्र है सारे। और उसके बाद इसमें ये न्यूमेरिकल देखिए, ऊपरी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर 50 किलोमीटर संगत का कोई बालक बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए, क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब। दाब होता है बल बटे क्षेत्र, और एड़ी की त्रिज्या क्या होती है? क्योंकि गोलाकार सर्किल पे है तो ये व्यास बटे 2, ये 1 दिया है बटे 2, 0.5 सेंटीमीटर या 0.005 मीटर। अब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और बल F बराबर mg। वेट 50 है तो 50 × 9.8 अपान पाई 22/7 × 0.005 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, इससे प्रेशर आ जाएगा इतना पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील की सतह के 10 मीटर नीचे एक तैराक पर लगने वाला बल दाब ज्ञात करना है। झील के जल का घनत्व दिया है 10³ kg पर मीटर क्यूब, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। तो देखिए वायुमंडल की ओर खुले में H मीटर गहरे जल का दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब, और जितना जल के नीचे जाएंगे HdG या H रो जी, रो क्या है? घनत्व है। तो वायुमंडलीय दाब दिया है 1.01 × 10⁵, और H 10 है, घनत्व 10⁵ है जल का, और G भी 10 है तो 10⁵ हो गया, 2.01 10⁵ हो गया। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का दाब P किस स्थिति में अधिकतम न्यूनतम होगा? जब वो लेटा है दाब P1, जब वो एक पैर पे खड़ा है दाब P2, और तीसरा जब वो दोनों पैरों पे खड़ा है। तो देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है? तो बल बटे क्षेत्रफल, तो इसके मतलब क्या हुआ? ये दाब किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा। जब लेटा होगा तो एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और बल जो उसका भार है वही लगेगा। तो F/A क्या हो गया? ज्यादा हो गया। A जब लेटा है तब ये ज्यादा होगा, तो दाब क्या होगा? कम होगा, यानी P1 सबसे कम होगा। जब एक पैर पे खड़ा है
तो एक पैर पे खड़ा होगा तो दाब सबसे कम हो जाएगा, तो उस पे एरिया सबसे कम हो जाएगा एक पैर पे और दाब सबसे ज्यादा होगा, तो P2 सबसे ज्यादा होगा। दोनों पैर पे, तो दोनों पैर पे जब खड़ा होगा तो दोनों पैर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा, तो पहले की तुलना में एरिया ज्यादा हो जाएगा, बल वही रहेगा, यानी ये P3 जो है P2 से कम होगा। तो सबसे ज्यादा कब होगा? जब P2 होगा, एक पैर पे खड़ा रहेगा। फिर दाब कब ज्यादा होगा? उससे कम जब दोनों पैर पे खड़ा होगा, और सबसे कम जब वो लेटा होगा। लेटे रहने पे एरिया ज्यादा होता है, बल जो होगा बाहर उसका mg ही लगेगा। ये आंकिक प्रश्न दिया है, ये पेज नंबर 534 है, ये बुक का क्वेश्चन है और उसमें 4 ही न्यूमेरिकल है, चारों हमने लगा दिए। पहला था दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल दिया है 80 और क्षेत्रफल दिया है इतना पास्कल हो गया। सेकेंड, व्यक्ति का भार 80 kg दिया है, जब व्यक्ति लेटा है तो एरिया 1.2 है, तो 80 इंटू 9.8 बल जब मान दिया है केजी में 9.8 से गुणा किया 1.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों पैरों पे खड़ा है तो दोनों पैरों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये रख देंगे, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें h बराबर 75 सेंटीमीटर h दिया है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और घनत्व दिया 13.6 इंटू 10⁻3। P बराबर क्या होगा? h रो g, दाब कितना होगा? तो h रख दीजिए, रो रख दीजिए और g रख दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला है, कुल दाब पूछ रहा है एक गहराई पे, तो वायुमंडलीय दाब बराबर h रो g, वायुमंडलीय दाब दिया है 1.01 10⁻5 इंटू 200 इंटू 1.032 इंटू घनत्व 10⁻3 जल का और g 9.8, ये सॉल्व कर लीजिए 20.23 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन लगा दिए हैं, और इसी में देखिए ये क्वेश्चंस भी दिए हैं, इसमें अति लघु उत्तरीय भी हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है, दीर्घ उत्तरीय है जो पूछे जाते हैं। देखिए पास्कल लॉ बहुत पूछा गया है, अब अंकित में 4 न्यूमेरिकल है, चारों ऊपर लगा दिए गए। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। ये इसमें मेनली पास्कल लॉ और लॉ प्रेस दाब के नियम और 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, छोटा टॉपिक है, 2 दिन में ये हो गया। इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, फिर उसको लेक्चर सुनिए, और इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। इन 3 टॉपिक के बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा, तो ये अगले हफ्ते में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट डे।